अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिबाज खान शोबी सॉल्यूशन से। और आज हमारे साथ डॉक्टर अयूब सिद्दीकी हैं जो पास्ट इस्लामाबाद के डीन भी रह चुके हैं और अभी पास्ट के काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे वो है बेसिकली इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे, जो हमें डॉक्टर अयूब जो इकोनॉमिस्ट भी हैं और फाइनेंशियल सेक्टर में का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी सर अयूब से हम पूछते हैं कि वो बेसिकली इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पर उनके क्या हालात हैं और क्या ख्यालात हैं, और आगे फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होना है, जो आजकल इन्फ्लेशन है, तीसरी महंगाई हुई भी है। तो सर अयूब प्लीज़ आप थोड़ा सा हमें बता दें इकोनॉमी पाकिस्तान पिछले 10 साल में और इस साल की इकोनॉमी में क्या फ़र्क आया है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शहबाज आपका शुक्रिया। मैं थोड़ी सी करेक्शन करा दूं। आई एम डीन पास स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। करंटली आई एम वर्किंग एज डीन मैनेजमेंट साइंसेज। तो ईयर बीइंग विद यू, पाकिस्तान की इकोनॉमी यकीनन हर एक का कंसर्न है। हर एक इस पे नज़र रखे हुए है। इन्वेस्टर है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, स्टूडेंट्स हैं, इवन जो भी अब तो तकरीबन हर बच्चा, क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो जब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आप लेते हैं तो उसमें मेजर चीज इकोनॉमी आती है। आपने सवाल किया कि पिछले 10 साल को अगर हम मौजूदा 10 साल से कंपेयर करें, ऑनेस्टली ना पिछले 10 साल थे जिनके अंदर कोई स्टेबिलिटी थी, और ना ये करंटली जो 10 साल जिस डेकेड में से गुजर रहे हैं इनमें कोई स्टेबिलिटी है। अगर बड़ा वाज़ेह कंपैरिजन किया जाए तो यकीनन ये इन 10 सालों में इंस्टेबिलिटी इस वक्त पीक पे है। यानी ये अगर 10 साल का एक्सक्यूज मी, अगर ये 10 साल के आप आखिरी यही 2-3 साल लें तो इसमें ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यकीनन इस वजह से ज्यादा है कि इसके इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। पिछले 10 साल अगर आप स्टार्ट करते हैं मुशर्रफ दौर से, तो अक्टूबर 99 से एक बिल्कुल यकीनन बहुत बड़ी चेंज आई मुल्क के अंदर। यानी पॉलिटिकल प्रोसेस जो था वो सस्पेंड हुआ एज यूजुअल, और एक फौजी गवर्नमेंट आई, और फौजी गवर्नमेंट ने एक सिविलियन गवर्नमेंट को तरतीब दिया, और यकीनन उसके अंदर 2-3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। और उन 2-3 प्राइम मिनिस्टर चेंज होने में जाहिर है इकोनॉमिक एजेंडा जो हिडन था वो तो था ही, लेकिन बाज़ाहिर जो फेसेस सामने आए उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा जो था वो अमेरिकन इकोनॉमी से शौकत अजीज साहब को यहाँ लाया गया। तो उसको मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आए उसको शौकत अजीज इफेक्ट के नाम से यकीनन याद रखा जाएगा। और ये शौकत अजीज इफेक्ट अब आगे जाके आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको उसकी वजाहत भी करूंगा। तो जिसके मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा शौकत अजीज इफेक्ट से कि हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी रिड्यूस हुई, क्योंकि हमने इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा की, कंज्यूमर इकोनॉमी को प्रमोट किया। और कंज्यूमर इकोनॉमी को जब आप प्रमोट करते हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसमें वसाइल की कमी तो नहीं है लेकिन उन वसाइल को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया जाता, यानी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, अगर कंज्यूमर बने हुए हैं तो यकीनन इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए आपको इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो गाड़ियों की कंजम्पशन, मोबाइल की कंजम्पशन और इस किस्म की कंजम्पशन जो थी वो पीक पे गई, जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी थी फॉरेन सेक्टर के ऊपर वो बढ़ती गई। और हम आज भी मोबाइल का एक पार्ट भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, और ना ही हम गाड़ियां वो जो धड़ाधड़ हम इंपोर्ट करते रहे, जिसमें बैंकों ने फाइनेंसेस प्रोवाइड की, इंटरेस्ट रेट को लो रखा, जिसका मकसद यही था कि कंज्यूमर को प्रमोट किया जाए। तो आपको पता है जीडीपी का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन, यानी तकरीबन कोई 60% प्रोपोर्शन जो होता है वो कंजम्पशन की वजह से होता है। तो अगर ये बढ़ जाए तो आपको ऐसे लगता है कि इकोनॉमी जो है वो बूम पे चली गई है। तो यही पाकिस्तान के 10 सालों में ये हुआ कि ऐसे लगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो डबल हो गई, लेकिन इनफैक्ट हमने सेविंग को सेक्रीफाइस किया, क्योंकि जब आप गाड़ियां ले रहे हैं, आपने किस्त अदा करनी है, मकान लिया है, बैंकों ने आपको फैसिलिटेट किया है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट जब आपने वापस करनी है तो आपके पास सेविंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, और सेविंग ही अल्टीमेटली चैनलाइज होकर प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बिल्ड करती है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के थ्रू होती है, और इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सेविंग होता है।
जब आप ये गाड़ियां मोबाइल पे कॉम को लगाते हैं और वो भी किस्तों पे और डाउन पेमेंट करके फिर आप हर महीने, तो आपके पास सेविंग के लिए कुछ बचता नहीं है। तो 10 साल में एक तो इस तरीके से हमने जो फ्यूचर सेविंग्स थी उसको ड्राई अप किया, कैपिटल फॉर्मेशन रिड्यूस हुई और फिर अगले 10 सालों में उसकी सजा हमने भुगती। तो ये पिछले 10 साल थे। उसके बाद के 10 साल आप अगर स्टार्ट करें तो 2007-8 में एक गवर्नमेंट आई और वो उसने कोई 2013 तक अपना टाइम गुजारा। फिर 2013-14 से एक और गवर्नमेंट चली जो 2018 तक रही और 2018 के बाद 2018 में एक और हुकूमत आई। तो ये एक क्योंकि पहला जो 10 साल का पीरियड आपने कहा उसमें तो एक ही फेज था, लेकिन आगे जो काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर से कैबिनेट थी वो बदलती रही। लेकिन जाहिर है कि पॉलिसी जो प्रिस्क्रिप्शन पीछे से आ रही थी वो ये था एजेंडा कि ग्रोथ को प्रमोट करो एट एनी कॉस्ट, और ग्रोथ को बाकी उन्होंने प्रमोट करके दिखाया, जैसे मैंने बताया कि कंजम्पशन के थ्रू प्रमोट करके उनको उन्होंने दिखाया। लेकिन ये जो पीरियड था ये डिस्ट्रक्शन को दोबारा कंस्ट्रक्शन की तरफ लाना था, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट बहाल हुई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई। इनमें बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आता है। तो पहला जो पीरियड था यानी पार्टी का, उसमें क्योंकि हम टेररिज्म का शिकार था पाकिस्तान की इकोनॉमी ने बहुत लूज किया। तकरीबन कोई $50 बिलियन के करीब हमने नुकसान किया उस टेररिज्म की वजह से। फिर जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज और बढ़ गई। तो तकरीबन एक एस्टिमेट के मुताबिक कोई 100 से 125 $130 बिलियन के करीब ये अमाउंट चली जाती है जो टेररिज्म की वजह से हमने लॉस किया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्ड होना शुरू हो गई सरप्राइजिंगली। और ये कैसे हुआ, ये वाकई उस वक्त की गवर्नमेंट को एक क्रेडिट जाता है जो 2013 से ऑनवर्ड ब्लेसिंग ये हुई कि पिछली जो गवर्नमेंट थी, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने चाइना के विजिट किए और चाइना की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल था जो तकरीबन कोई 2000 से ही चल रहा था, लेकिन वो उसको मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जब विजिट किए, इनके मिनिस्टर्स ने, इनके प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, तो चाइना ने कुछ ग्रीन सिग्नल तो दिया, लेकिन 100% सक्सेसफुल वो नहीं रहा। बहरहाल कुछ चीजें एमओयू की शक्ल में या विलिंगनेस की शक्ल में अपीयर होना शुरू हो गई थी। तो फिर जब 2013 में गवर्नमेंट एक और आई, तो चाइना ने जब उनको इवेल्युएट किया तो समहाउ वो पॉजिटिव सिग्नल था। तो फिर सी पैक और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के पर्सपेक्टिव में सी पैक का एक तोहफा जो था वो हमारे हिस्से में आया, जिससे कोई $40 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान बना है इतनी बड़ी अमाउंट एक पीरियड में, एक ड्यूरेशन में कभी भी नहीं आई। उससे एक पाकिस्तान की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्ड होना शुरू हुई और हमारा जो इकोनॉमी का साइज था वो भी ग्रो करके तकरीबन 2018 की जो हम फिगर्स देखते हैं तो $300 बिलियन से क्रॉस कर गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 250 से आप $325 बिलियन के करीब चले गए। और सरप्राइजिंगली जब 2018 में गवर्नमेंट चेंज होती है, फिर जो नंबर्स हमारे सामने आते हैं वो सारी दुनिया को पता है। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे वो नंबर्स मौजूद हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, जिसको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स नया नाम है उसका, उसकी वेबसाइट पे ये सारे नंबर सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी यानी आज जिस लेवल पे पहुंची है, ये तकरीबन कोई $300 बिलियन को हमने दोबारा क्रॉस किया है। यानी ऐसे समझ लें कि 4 साल का पीरियड, यानी 18 से 22 तक, आप ये 4 साल ऐसे समझेंगे जैसे ये दुनिया में आए ही नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा ही नहीं बने। उसकी वजह ये है कि जो इकोनॉमी का साइज 2018 में था वो अब जाके वहां हम दोबारा पहुंचे हैं। तो ये एक मुख्तसर सा एक कंपैरिजन है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करते हैं। सही। चलिए, ये तो काफी अच्छा आपने डिवाइड करके बता दिया 10-10 साल के पीरियड के साथ ये किस तरीके से चेंज आया है। फिर भी अगर आप देखें जैसे इकोनॉमी एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ गया है, मतलब डॉलर कहाँ पहुंच गया है, पाउंड कहाँ पहुंच गया है, रुपीस दिन ब दिन जो है वो की
डिप्रिशिएट हो रहा है। तो ये क्या कोई चांस है कि मजीद डॉलर अपनी ओरिजिनल प्लेसमेंट लेगा या बाकी करेंसीज या रुपीस कुछ पावर पकड़ेगा? देखें, जो काफी बातें हुई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, फिर श्रीलंका का इवेंट हुआ तो हमने लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जैसे श्रीलंका के साथ हुआ है पाकिस्तान भी शायद ऐसे ही है। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली देखा जाए तो कुछ हालात ऐसे ही थे। मैं आपके साथ एक रिसर्च स्टडी की फाइंडिंग शेयर करूंगा। तकरीबन कोई 113 मुल्कों को इवेल्युएट किया गया पिछले 25 साल के पीरियड के ओवर, यानी ओवर द लास्ट 25 इयर्स 113 कंट्रीज को स्टडी किया गया कि कौन से ममालिक कब कैसे डिफॉल्ट करते हैं, कंप्लीट डिफॉल्ट या पार्शियल डिफॉल्ट। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान 1998 में कुछ रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट डिक्लेयर किया, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड सी दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी, उन्होंने किया। और इसी तरह वक्तन फवक्तन और भी ममालिक डिफॉल्ट फेस करते रहे, नॉट कम्प्लीटली डिफॉल्ट। जैसे अर्ली 90s में इंडिया भी इसको फेस करता रहा, फिर इंडिया ने अपनी पॉलिसीज चेंज की और 1991 के IMF पैकेज के बाद उन्होंने फिर IMF के पास नहीं गए। अच्छा, आपने करेंसी का जिक्र किया, करेंसी एक्सचेंज रेट का, इन्फ्लेशन का। इसके कई पर्सपेक्टिव्स हैं। देखें, जब भी हम कहते हैं कि कोई मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है तो उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि 113 मुल्कों की एक स्टडी है जो पिछले 25 साल के ऊपर इसको स्टडी किया गया है कि कब कौन कैसे। तो उसमें कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो इंडिकेटर आता है वो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस किसी भी इकोनॉमी पे जब बढ़ता है तो आप समझ लें कि वीकनेस इकोनॉमी की बढ़ती जा रही है। तो अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। उसकी कई वजूहात हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, उसी को लिंक करते हुए कि क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्ट नहीं हुई और प्रोडक्टिव कैपेसिटी का एक्सपोर्ट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं प्रमोट हो रही तो बाहर से आप कुछ कमा नहीं रहे, बाहर से जो कमाई होती है वो फॉरेन करेंसी में होती है। अगर वो कमाई आ रही है अपने मुल्क के अंदर तो आपका रुपया जो है वो मजबूत रहता है। ये बिल्कुल सिंपल एक डिमांड सप्लाई फिनोमिना है कि जब आपके पास डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है तो एक बैलेंस सा पाकिस्तानी करेंसी यानी लोकल करेंसी के अगेंस्ट रहता है और आपकी करेंसी स्ट्रेंथ गेन करती है। यानी आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बाहर बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ रही है। और ये सिंपल एक डिमांड फिनोमेना है कि जब भी आप किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले ये कोई 4 सालों में नहीं बल्कि पिछले कई सालों से, बल्कि मैं कहूँगा कई दहाइयों से हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से फिर ये स्ट्रेस जो है ये फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता जाता है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आपने कंजम्पशन हैबिट्स हमने इतनी प्रमोट कर ली, इतनी टिल्टेड हैं वो इन फेवर ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, तो जिसकी वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर, बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर एक प्रेशर रहता है। हमें पेमेंट करनी होती है जब भी बाहर से माल आता है। तो इस वक्त भी जो डिफरेंस है तकरीबन कोई $40 बिलियन के करीब जो है ट्रेड डेफिसिट हमारा है और ये $40 बिलियन से बढ़ जाएगा। मैं आपको बड़ी कंजर्वेटिव और एक पुरानी फिगर बता रहा हूँ। अभी जो है शायद वो कोई $45 बिलियन से भी ऊपर जा चुका है जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब बड़ा सीधा-सा है, मैं आपके ऑडियंस को समझाना चाहूँगा कि जब आपका ये डेफिसिट है इसका मतलब ये है कि आपको बाहर पेमेंट्स करने के लिए जो फॉरेन करेंसी चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो आप कहीं से आपने अरेंज करना है। अब उसके कई सोर्सेज़ होते हैं, या आप अपनी चीज़ें बेचते हैं या फिर आपको अपने एसेट बेचने पड़ते हैं या फिर आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, दरख्वास्त देनी पड़ती है कि हमें कोई कर्ज़ दे दें, कोई हमारे पास पैसे रख दें। तो वो इस तरीके से तो ये सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त फेस कर रही है। तो जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे फंडामेंटल्स जो हैं वो इग्नोर हो रहे हैं। तो जब ऐसा होगा आपकी करेंसी पे प्रेशर आएगा, करेंसी पे जब प्रेशर बिल्ट होता है और आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है नहीं, तो यकीनन फिर ऐसी इकोनॉमी जिसमें हमारे कंजम्पशन बंडल के अंदर इतनी सारी इम्पोर्टेंट गुड्स हैं, तो जब आपकी रुपए की कीमत ही गिरती जाएगी तो ये इन्फ्लेशन जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है।
यानी दो चीजें इससे होंगी, एक तो आपकी करेंसी पे प्रेशर बढ़ेगा और आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती जाएगी। और अगर इसी तरह डेप्रिसिएशन के साथ साथ आप जो बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं वो आपको महंगी पड़ रही हैं, तो ज़ाहिर है आगे आप सस्ती बिल्कुल बेच नहीं सकते। फिर जब बाहर से चीजें आ रही है, एक तो इन्फ्लेशन उस वजह से, दूसरा गवर्नमेंट का अपने डेफिसिट्स भी होते हैं, खर्चे चलाने होते हैं, जो कि इस वक्त कोई 10% के करीब है हमारा जो बजट डेफिसिट है। तो ये दोनों डेफिसिट मिलके इतना प्रेशर डालते हैं जिससे फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठे करने होते हैं, उधर से बाहर से चीजें महंगी आ रही हैं, तो एक हाई प्राइस के साथ जब टैक्स का फैक्टर ऐड हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होते हैं। जबकि आपकी इकोनॉमी के अंदर जॉब लॉस भी बहुत ज्यादा हो गया, अभी फिर फ्लड आ गया। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल्स जो हैं वो खराब हुए हैं और फिर हमारे डेट बढ़ गए हैं। डेट की अगर सूरत हाल मैं आपको बताऊं, 2018 में हमारा 30 ट्रिलियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस में टोटल डेट था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम तकरीबन कोई 56 ट्रिलियन को टच कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। यानी आप देखें 2018 यानी 4 साल में हमने कोई 24-25 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का इसमें इजाफा कर दिया है। तो ये एक तो बैरूनी खसारा और फिर अंदरूनी खसारा, इनको किसी ना किसी तरीके से तो पूरा करना होता है। तो इसलिए जो इस वक्त के जो भी गवर्नमेंट में होगा उसको दोनों सोर्सेस से, दोनों डेफिसिट्स को, दोनों खसारों को पूरा करने के लिए 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। एक तो ये कि अ, घर के खर्चे पूरे करने के लिए बाहर से या अंदर से, यानी अंदर से कर्जे लेने का मतलब ये है कि हम अपने ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंकिंग सेक्टर से कर्जे ले रहे हैं और बाकी बाहर के खसारों को पूरा करने के लिए बाहर से डॉलर, यूरो, पाउंड और ये सारी चीज़ें, सारी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसीज की टर्म्स में हमें कर्जे लेने पड़ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। जब तक इन चीज़ों को बैलेंस नहीं किया जाएगा, आगे चल के हम वो पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शंस भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये कैसे होगा। तो करंट सिचुएशन यही है कि इसलिए इन्फ्लेशन, कोई भी गवर्नमेंट हो वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी जब तक कि हम अपने घर को इन ऑर्डर नहीं करेंगे। और घर को इन ऑर्डर करने का मतलब ये है कि यहाँ के वसाइल जो है उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए, एक अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी गवर्नेंस हो, अच्छी पॉलिसीज हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, मिल के बैठ के एक गवर्नेंस का एजेंडा तय करें, तो फिर जाके होगा, वरना नहीं हो सकेगा। सही। सर, ये सब आखिरी सवाल वो ये कि कोई दो फैक्टर्स मुझे बता दें जिस वजह से आपको लगता है कि अच्छा यार ये होने चाहिए, ताकि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आई हुई है, इससे हालात कुछ बेहतर हो जाए। जी, इसमें एक तो सबसे बुनियादी चीज देखें, ये इस खसारे से जुड़ी हुई हैं। एक तो ये कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना इसलिए ज़रूरी है, बाकी भी चीज़ें होंगी, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होंगे। मैं इसको इसलिए सपोर्ट करूंगा चार्टर ऑफ इकोनॉमी को कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इकोनॉमिक्स के ऊपर सियासत ना करें। इसका मतलब क्या है कि अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो रिपीटेडली एक ही कैटेगरी, एक ही ग्रुप के ऊपर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, कारपोरेट सेक्टर उससे निकल जाता है या किसी और को आप टैक्स नेट में लाने की कोशिश करते हैं तो वो स्ट्राइक्स कर देते हैं और उनकी सपोर्ट में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपोजिशन में होती है उनके साथ जाके बैठ जाती है। तो मेहरबानी करके ये खत्म करें। हमारा एक तो रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत बड़ा है। मिसाल मिसाल के तौर पर मैंने इस पे एक स्टडी की थी, एक रिसर्च की थी कि अगर आप 19% इम्पोर्ट टैक्स, 35 से 45% कारपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स को आप बेशक नीचे रखें, सेल्स टैक्स को आप नीचे रखें, हम बड़ी आसानी से तकरीबन 8 पीरियड्स के अंदर, आप 8 क्वार्टर्स कह लें, अगर जितना जल्दी हम इसको इम्प्लीमेंट करें, या 8 साल कह दें, तो बड़ी आसानी से हम टैक्स रेवेन्यू को डबल कर सकते हैं। तो ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये होगा कि जब भी किसी पे टैक्स लगेगा, नो एस्केप और कोई पॉलिटिक्स उसके ऊपर नहीं होगी, कोई जहां भी होगा। दूसरा, जब एक गवर्नमेंट आ गई है तो एक बेहतरीन टीम की सिलेक्शन, चाहे वो आपको अपोजिशन से मिलते हैं, चाहे वो आपकी अपनी पार्टी से हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग ही आगे से लीड करें, एक्सपर्ट्स हों, यानी राइट मैन एट द राइट प्लेस।
वो आप कैबिनेट बनाएं और वो बेशक अपोजिशन से आप बंदा लें, एक्सपर्ट हो, तो फिर उसकी बात को माने और कोई इंटरवेंशन ना हो। मिसाल के तौर पे जब इंडिया ने जब तरक्की करना शुरू की, जब उन्होंने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वगैरह की, तो उन्होंने अपनी अदालतों को भी समझाया कि आपके पास जब ये कारपोरेट सेक्टर के इस तरह के केसेस आएंगे, तो काइंडली ये मुल्क की इंटरेस्ट में है, तो आप ऐसा ना हो कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले दे दें। एक तो ये, दूसरा, किसी भी ताकतवर ग्रुप से इकोनॉमिक अफेयर्स में और जो डेली पॉलिटिकल बिजनेस है उसमें, उन अफेयर्स में खुदा के लिए वो मुदाखलत किसी सूरत में भी होगी तो उसका नुकसान होगा। तो लोगों को काम करने दिया जाए, जो पॉलिटिशियंस हैं उनको काम करने दिया जाए, बगैर पार्टी बने, बगैर किसी को सपोर्ट, रूल ऑफ लॉ हो। और रूल ऑफ लॉ का मतलब ये भी है कि अगर जुडिशरी गलत फैसले करती है तो पार्लियामेंट उनको, उनके ऊपर भी सवाल उठाए और उनके खिलाफ एक्शन करे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अनफ इज अनफ, बहुत पाकिस्तान के साथ हो गया है। अब ताकतवर लोग हों या कमजोर हों, सबको रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करनी पड़ेगी, वरना ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। चलें, थैंक यू यूब साहब। यही सवाल थे, आपको बुलाने से पहले हमने कुछ सर्वे किए थे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। तो यूब साहब, आपको सबसे, अगर किसी ने आपको कोई क्वेरी हो, कोई मसला मसाइल हो, तो आपको सबसे आसान तरीका किधर है, कहाँ पे मैसेज करें? आप मोबाइल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। वीडियो लिंक से भी हम जुड़ सकते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन हो, मैं हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन होगी, जो भी डाटा वगैरह हम रिव्यू करते हैं या इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट्स देखते हैं, तो इंशाल्लाह वो विदाउट गोइंग इनटू दी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, इंशाल्लाह जो ऑनेस्ट ओपिनियन होगी, हाजिर हूँ। ठीक हो गया। चलिए यूब साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और शो पे आने के लिए। तो बाकी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ये वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगी, यूट्यूब पे भी आ जाएगी। तो इसके अलावा बस थैंक यू वेरी मच, ठीक है। बहुत थैंक यू शुक्रिया। यूब साहब, ख्याल रखें। ओके जी, जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सो मच जी। वालेकुम, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह।